अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, हम देख रहे हैं आज के दिन मार्केट के अंदर चेंजिंग दिखाई दी है। एक मिनी बजट की जो बातें की जा रही थी वो भी आज पेश हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट की बात जो की जा रही थी वो भी आज ही जो है वो पेश हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो न्यूज़ थी जिसके अंदर एक क्लैरिटी मांगी जा रही थी इन्वेस्टर्स की जानिब से, वो फाइनली अब चेंज जो है वो दिख रहा है। और इट मीन्स कि अब मार्केट के अंदर जैसे एक बुल रन कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। मंडे का दिन है, एक एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस मार्केट की देखी गई है। दिस इज द रीजन कि आज के दिन इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटीज भी ग्रैब करते हुए दिखाई दिए और एक अच्छी चेंज देखी गई है। 500 अबव एक क्लोजर देखा गया है, यानी कि 45,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है इंटैक्ट दिखाई देता है। लास्ट वीक भी यही पोजीशंस थी और इस वीक भी यही पोजीशंस फर्दर कंटिन्यू हुई है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो चेंजिंग आ रही थी मार्केट के अंदर, यानी कि एक बियर्स की बातें की जा रही थी या प्रॉफिट टेकिंग की बातें की जा रही थी, वो काफ़ी हद तक अब चेंज हो गई हैं और अब चीज़ें जो है वो स्मूथ आ गई हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,345.65 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 45,967.29। इट मीन्स कि एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस हायर साइड मार्केट की देखी जा रही है। लोअर वाज 45,206 एंड फाइनली क्लोजर 45,887.63, यानी कि वेल अबव 541.98। टर्नओवर में करंटली 356.96 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं और फ्राइडे के मुकाबले में एक अच्छी चेंज देखी जाती है। 115.41 मिलियन शेयर्स की वैल्यू एक अच्छी देखी गई है और अगर हम बात करें वैल्यू वाइज तो 11.87 बिलियन रुपीस का आज के दिन काम हुआ है। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल इज क्रिपिंग इन ग्रीन टेरिटरी, बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आज का जो एक ये ट्रेजेक्ट्री वॉल्यूम लीडर्स है। यूनिटी फूड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.41 के इजाफे के साथ। 2.43 पे क्लोजर, 33.21 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। WTL सेकंड स्कोर पे 0.04 का गेन देखा गया। 2.32 पे क्लोजर रहा। 30.07 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली TRG अगेन लाइमलाइट में 3.41 का गेन देखा गया। 109.17 पे क्लोजर रहा। 25.7 का कारोबार रहा। हम कह सकते हैं ये वही कन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स हैं जो डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट करते हैं। आज के दिन भी वही पार्टिसिपेशन देखी गई है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से। ओवरऑल जो एक कंस्ट्रक्शन पैकेज आने के बाद चीज़ें चेंज हुई थी, इकोनॉमिक नंबर्स चेंज हुए थे। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ने थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हर्ट करना शुरू कर दिया, या फिर हम इसको अगर थोड़ी दूसरे एंगल से देखें, कमोडिटी प्राइस का काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, ग्लोबली इन्फ्लेशन आई है, तो ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। उनको खुशामदीद करने से पहले मैं बताती चलूँ कि मैं आज के प्रोग्राम में सी पैक को भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि सी पैक के अंदर जो एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं खासकर जो गवादर के हवाले से, वो काफ़ी हद तक जो है वो उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो हमारे साथ स्टूडियो में वी हैव गेस्ट महमूद अहमद साहब मौजूद हैं। आप जो हैं वो चेयर बिल्डर एंड डेवलपर हैं। खुशामदीद महमूद साहब। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। और हमारे साथ मौजूद हैं हादी अकबर अली साहब, आप COO हैं अमरेली स्टील के। अस्सलाम वालेकुम हादी। वेलकम टू द शो। थैंक्स। महमूद साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे आपसे। आप एज अ बिल्डर कंस्ट्रक्शन पैकेज आने के बाद कैसे देख रहे हैं इकॉनमी के नंबर्स को? क्योंकि जब ये पैकेज नहीं आया था उस वक्त बड़ी एक ड्राइनेस थी, कोविड की सिचुएशन थी, परेशानी ही परेशानी थी। कहा गया कि भाई ये छोटा सा एक रास्ता है, ये लो कंस्ट्रक्शन पैकेज का, और उसके बाद थोड़े से नंबर्स हमने, बल्कि थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि पैकेज क्यों आया। इस गवर्नमेंट ने कोविड में अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल करते हुए और तमाम पाकिस्तान के बिल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया और एक पैकेज, कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया। हमें उम्मीद थी कि जब कंस्ट्रक्शन पैकेज आएगा तो कुछ हालात ज़िंदगी बेहतर होंगे। कुछ इस पैकेज के साथ साथ 70 और अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो साथ साथ चलती हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो हमें उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो सकी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि कोविड के असरात अभी तक बाकी थे और कोविड में वो एक्टिविटीज़ नहीं हो सकी जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी। अब हम चलते हैं इस तरफ कि भाई क्यों ऐसा हुआ। हम इस पे अगर ये आपसे कहें कि कोविड की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते रहे और होते रहेंगे, पूरी दुनिया के अंदर इसके असरात हुए हैं। अगर हम कहें जी पाकिस्तान में कोविड के असरात हुए तो ये नाजायज़ बात है।
اس پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں کووڈ کے اثرات پاکستان پہ تو بلیسنگ ہوئی ہے جی کافی. ہم پاکستان میں اس 2 سال کے اندر میں کووڈ کی وجہ سے کافی کام بھی آیا. اب وہ ایکٹیویٹیز جو ہم بلڈرز ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ اتنی نہیں ہو سکی. اس میں ہمارے ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ ریٹزم بہت زیادہ ہے یا بیوروکریسی نے شاید اتنا زیادہ کام نہیں کیا. گورنمنٹ نے اپنی حد تک تمام بینکوں کو آن بورڈ لیا اور بینکوں نے بہت سارے لون جو ہے وہ سینکشن بھی کر دیے کہ ہم کو اس پر آگے بڑھیں. لیکن حالات نے پھر ابھی تک جو ہے نا وہ جو امیدیں اس پیکج سے تھی وہ پیکج ابھی تک اس طریقے سے ہم اس کو اویل نہیں کر سکے. اس میں صورتحال روز بروز چینج ہو رہی ہے. اب بدنصیبی آپ یہ دیکھیے کہ حالات ابھی دیکھیں ایک ہفتے سے جو بارشیں ہو رہی ہیں اس بارشوں سے بھی جو ہے نا بارشوں کی وجہ سے بھی ابھی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری پہ کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے لیبر ہے, اس لیبر کو اپنے گھروں کو جانا ہے. پورے پاکستان میں یہ بارشیں ہوئی ہیں, کسی ایک جگہ مخصوص علاقے میں تو بارش نہیں ہوئی. خاص طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ابھی جو واقعہ ہوا ہے, میں سب سے پہلے تو اگر اس مری کے واقعات پہ اظہار افسوس کرتا ہوں, لواحقین کے ساتھ دلی ہمدردی کرتا ہوں کہ اتنا بڑا حادثہ ایک ہو گیا. لیکن یہ حادثہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, اس میں ہم نہ جائیں. جو گزر گیا اس سے چلیں سر وہ ٹاپک الگ ہو جائے گا. جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو لوگ بھی کام ابھی کر رہے ہیں نا, ان کو امیدیں ضرور ہیں کہ شاید آنے والا کل اچھا ہو جائے. اور اسی پہ پھر پرائسز انٹرنیشنلی بہت بڑھ گئیں, بہت ساری چیزوں کی پرائسز انٹرنیشنلی بڑھ گئیں. اس کا ایفیکٹ بھی یہاں پاکستان میں آیا. ایک بلڈر جو اپنے پروجیکٹ کو بناتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ آج اس کی قیمت ایک اپارٹمنٹ کی 20 لاکھ روپے ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی 20 لاکھ سے 25 لاکھ ہو جاتی ہے, 25 سے 28 لاکھ ہو جاتی ہے. اس کا ایفیکٹ بھی رہتا ہے. اچھا یہ صرف پاکستان پہ نہیں تھا ایسا, کہ یہ سب پوری دنیا میں اس کا اثر ہوا ہے. آپ نے ابھی گوادر کی بات کی تھی, میں تھوڑی سی روشنی آپ کو ڈال دوں کہ سی پیک کے بعد جو ہے نا, جب سے یہ نئے ہمارے چیئرمین صاحب آئے تو ہم سب لوگوں کو امید تو ہے کہ یہ کوئی نئی ایکٹیویٹیز کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن شاید ابھی تک جو ہے نا ان فائلوں کے اندر سے باہر نہیں نکل رہے. میرے خیال ہے ہم گوادر کے جتنے بھی بلڈرز ہیں نا وہ اس کو کئی دفعہ اپروچ بھی کر چکے ہیں, اور ہم چاہتے بھی ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہو, اور اس کو ہم آگے سی پیک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. محمود صاحب کافی لانگ ایک انٹروڈکٹری کامنٹ ہے, اور اس میں آپ نے بہت سارے پوائنٹس ریز کیے ہیں, جس میں آپ نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. تو میں ہادی سے پوچھنا چاہوں گی. ہادی, دکھائی یہ دیتا ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہو رہی ہے. پاکستان ایک فرینڈلی کنٹری ہے, کووڈ کے دنوں میں بہت چیلنجز تھے, لیکن پھر بھی ایک اچھی پرفارمنس دیکھی گئی ہے. اب کاسٹ کی بات کی جا رہی ہے, صرف کاسٹ کا برڈن پاکستان میں ہے یا گلوبلی؟ یہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کموڈیٹی پرائز کو دیکھ لیں یا انفلیشن دیکھ لیں, تو انفلیشنری نمبرز آلریڈی ہائی سائڈ پہ ہیں. جی نتاشا, آئی تھنک ڈیمانڈ کافی اسٹرانگ رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اکانومی کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے, اور وہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے. کمپنیز آر پوسٹنگ ویری گڈ نمبرز. بٹ آن دا ادر سائڈ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے. اس میں گلوبل فیکٹر بھی ہے, اور اس میں ہمارے جو اندرونی فیکٹر ہے پاکستان کے, اس میں وہ بھی شامل ہے. گلوبلی جیسے آپ نے بتایا کہ کموڈیٹی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو فار ایگزامپل جیسے جو اسٹیل انڈسٹری کی اگر ہم مثال لیں, تو اسٹیل انڈسٹری کا جو را مٹیریل ہے وہ آلموسٹ 70% سے آخری 1 سال میں انکریز ہو گیا ہے. تو اوبیسلی وہ ایک ایسی چیز ہے جو پاس آن ہوتی ہے, وہ امپورٹ ہوتا ہے اس کی جو 1 سال میں, اور پھر اس کے اوپر ڈی ویلیویشن. تو جو را مٹیریل کی پرائس ہے وہ بھی انکریز ہوئی ہے, اور ڈی ویلیو بھی, روپی بھی ڈی ویلیو ہے. تو اس کا ایک ڈبل افیکٹ آتا ہے پرائسز کے اندر. اس کے علاوہ جو کموڈیٹی کے علاوہ جو ہمارے اندرونی چیزیں ہیں, فار ایگزامپل الیکٹریسٹی, آلموسٹ 70% کا انکریز ہم نے دیکھا ہے آخری 1 سال میں. 13 روپے کا ریٹ ہوتا تھا 1 سال پہلے, آج 20 روپے کا ریٹ ہو گیا ہے. آج آپ کو اگر نئی گیس کی کنیکشن چاہیے تو وہ آپ کو ایس ایس جی سی کے جو پرانے ریٹ ہے اس پہ نہیں ملتے, آپ کو آر ایل این جی کے ریٹس پہ ملتے ہیں, وچ از ڈبل, جو ڈبل ہے ہمارے نارمل ریٹس کے اوپر. تو اس میں آلموسٹ اگین 100% کا انکریز آیا ہے. تو انٹرسٹ ریٹس ابھی بڑھے ہیں, اینڈ یہ لگ رہا ہے کہ شاید 1 یا 1.5% اور بڑھیں گے انٹرسٹ ریٹس. تو اسپیشلی اگر آپ اسٹیل انڈسٹری یا بلڈنگ مٹیریلس کو لے لیں, جو یوزلی ایک بڑا کیپٹل انٹینسو انڈسٹری مانا جاتا ہے, تو اس میں بورنگ بھی ہوتی ہے, اس میں بینک لیوریج بھی ہوتا ہے, تو اس میں بڑا ایک افیکٹ آتا ہے بزنس کے اوپر اور باٹم لائن کے اوپر. اچھا, آپ نے بڑی چیزیں, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں بڑے گلے کیے ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے را مٹیریلس کی بات ہو رہی ہے. تو کیا پاکستان میں ذرا بھی را مٹیریل نہیں ہوتا کہ ہمیں سارا ہی امپورٹ کرنا پڑے, جس میں ہمیں ڈالر کی بھی ویلیویشن دیکھنا پڑے, جس میں ہمیں ایشوز بھی دیکھنا پڑیں, ٹیکسز بھی دیکھنا پڑیں؟ را مٹیریل پاکستان میں اس لیے زیادہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو اسٹیل انڈسٹری کا را مٹیریل ہے وہ ہے اسکریپ. اور ہمارے یہاں جیسے آپ مثال دوں کہ اگر کوئی گاڑی ہے وہ یہاں 15 سال بھی چلتی ہے, اس کی وہ ایک اس کا اگر انجن ہے یا کوئی پارٹ ہے وہ ٹھیک کر کے اس کو چلاتے رہتے ہیں.
ویئر ایز اگر آپ یورپ دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, جہاں بہت زیادہ جنریشن ہوتی ہے, وہاں چیزیں ریپلیس ہو جاتی ہیں امیجیٹلی, وہ اسکریپ کر کے وہ بھیج دیتے ہیں دوسرے ملکوں میں. تو وہ ایک وجہ ہے. دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکچولی آئرن اور کے ریزروز ہیں پاکستان میں, پروون ریزروز ہیں, اور کافی زیادہ ہیں, ہنڈریڈز ملینز آف ٹنس کے ہیں. بٹ وہ جو مائنز ہے وہ ایسے علاقے میں ہیں جہاں ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں. مائننگ لیسز کے اوپر لٹیگیشن ہے. گورنمنٹ نے جو ایک انوائرمنٹ بنانا ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی آئے, مائن کرے, آئرن اور کو نکالے, اس کو اویلیبل کریں, صحیح ہے, اس کی انسینٹیوز نہیں ہیں. سر انسینٹیوز کی بات ہو رہی ہے, سبسڈائز پھر سب مانگتے ہیں, سبسڈی کی بات چلی جاتی ہے, تو اس پہ اس ٹاپک پہ مزید بات کریں گے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, اسٹے ٹیون. پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے.
वेलकम बैक नाजरीन। अकबर अली साहब से बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे महमूद साहब से। महमूद साहब, जनाब। ओवरऑल देखा ये जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन की पैकेज की जब आप बात कर रहे हैं तो आप बड़े पॉइंट्स रेज कर रहे हैं कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई फ्लैट बनाते हैं, 20 लाख उसकी कॉस्ट है जो आपने एग्जाम्पल दी, और वो डिलीवर करने के टाइम पे 28 लाख या 30 लाख की तरफ चली जाती है। आप बात कर रहे हैं स्टील सेक्टर की, या फिर आप बात करें ओवरऑल मटेरियल, क्योंकि डॉलर की वैल्यूएशन की आप बात कर रहे डॉलर हैं। की वैल्यूएशन जो वैल्यू हो रहा है ना बार बार, उसकी वजह से सब पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है ना। एक बिल्डर जो अपनी कॉस्ट लगाता है वो आपको बुकिंग करने के लिए दे देता है कि ये अपार्टमेंट 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए का है। अब वो 19, 20, 21, 22 में वो डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, उसकी वजह से उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। पैकेज जो उसने लिया था, वो जो गवर्नमेंट ने पैकेज दिया उसको भी उसने अवेल करना चाहा, लेकिन जो रेट बढ़ रहा है ना उसका कौन जिम्मेदार है? आफ्टर ऑल वो नीचे जाएगा ना, और वो बिल्डर कहाँ से उसको मीट करे? बिल्डर तो मीट नहीं कर सकता ना उसको। उसने एक एस्टिमेट प्रॉफिट भी लगाना है 2%, 5%, 10%, लेकिन हो क्या रहा है? उसकी वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट है। अच्छा, ये इम्पैक्ट हम इसको इस अंदाज से सोचें कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस कोविड की वजह से इंटरनेशनली सब कुछ हुआ है, तमाम ममालिक के अंदर ये है। जहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वहाँ पे ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों पर हमें पर उम्मीद होना चाहिए कि आने वाले वक्त में अगर गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ऐसे ले ले, जो पैकेज उसने इतना बड़ा दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दोबारा बार बार बात हो रही है, बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात रही कि उसको नहीं जो है ना इंक्रीज़ ना किया जाए। अब उनकी उसमें कुछ IMF की मजबूरियाँ हैं, IMF की वजह से भी कुछ मजबूरियाँ हैं ना कि भाई उनको रेट हर सूरत में प्रोग्राम के अंदर हमें लेके आना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें गौर करना चाहिए। अगर वो हमने गौर नहीं किया तो ये प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी। कहीं ना कहीं तो कट डाउन लगाएंगे ना, कट डाउन लगा नहीं सकते, हमारे बिल्डर के अपने इख्तियार में नहीं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो पॉलिसी रेट बढ़ाया जा रहा है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल की देखिए, जा सके। इन्फ्लेशन को किस तरीके से आप ऐसे रोकना चाहती है? गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ें करे कि इनको कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट कब कोशिश कर रही है कि इसको कंट्रोल कर सके, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। सारे बिल्डर जो है ना, अभी आप देखें नई चीज़ें नहीं आ रही, पिछले 6 महीने से तो ख़ास तौर पे नहीं आ रहा। फिर कोविड उसकी वजह यही है कि इन्फ्लेशन है ना, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं। प्राइसेस बढ़ रही हैं, लोगों के अंदर जो अपने कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी, वो कम हो रही है। लोगों ने अपने जो प्लॉट्स हैं जो है वो महंगे दामों में लिए हैं, आगे जाके मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर वो नहीं होंगे तो फिर किस तरीके से लोग लेंगे? एक बिल्डर जो अपनी प्लान बना के देता है उसके अंदर तमाम कॉस्ट रखता है। अब वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अफोर्डेबल नहीं हो रहा है। क्योंकि सीमेंट की बात की जाए तो सीमेंट भी, लोहा भी, तमाम हाई हो गए थे, तमाम चीज़ें जो है ना, फिर महंगाई की वजह से लेबर महंगी होती चली जा रही है, जिसको भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए ना। इन सब चीज़ों में हम गवर्नमेंट कुछ मेजर्स तो उठा रही है, अब देखें उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए तो पता चलेगा। आपने कहा 6 मंथ से एक्टिविटी काफी लो दिखाई दे रही है। दिस इज द रीजन कि मार्केट पे भी उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हम देखते हैं समटाइम्स नेगेटिव जोन में। लेकिन आप CPEC की बात बताइए कि CPEC कैसा दिखाई दे रहा है? जो एक्टिविटीज देखी जा रही थी, जितना काम तेजी से हो रहा था, क्या अभी वही जर्नी कंटिन्यू है या फिर अभी थोड़ा सा जो है जो ये न्यू ओमिक्रॉन वायरस है उसकी वजह से थोड़ा सा? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, पाकिस्तान में CPEC के जो अभी नए चेयरमैन साहब आए ना, मंसूर साहब, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो चाइनीज़ के साथ मिलने के बाद शायद इसको एक्टिवेट कर सकेंगे, लेकिन अभी तक शायद वो इस तरीके से कर नहीं सके जैसे करना चाहिए था। स्पेशली गवादर के अंदर जो गवादर के बिल्डर्स हैं वो सारे परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? कि वो एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही। हमने वहाँ तमाम बिल्डर्स ने ये कहा है कि आप स्पेशल इकनॉमिक डिवीज़न इसको बनाएं। अगर वहाँ पे स्पेशल इकनॉमिक डिवीज़न बनाएंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा। एक जो प्लाट वाला है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से वहाँ क्यों शिफ्ट हो अगर उसको कोई टैक्स के अंदर रिबेट मिलेगा? टैक्स तो रिबेट मिला ही नहीं अभी तक। ये हमसे वादे वही तो बहुत किए गए, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। जब तक कि टैक्स का रिबेट आप नहीं देंगे, इंडस्ट्री वहाँ नहीं आएगी। इंडस्ट्री आएगी वहाँ तो गवादर चलेगा। CPEC के अंदर भी यही है ना कि भाई इंडस्ट्री आनी चाहिए। और गवादर को तो बड़ा जबरदस्त डेवलप हम देख रहे थे। हम उसकी बहुत सारी अच्छा 15 साल से हम इसी उम्मीद के अंदर गवादर के तमाम बिल्डर बैठेंगे यहाँ टैक्स। अब ऐलान भी किया गया कि हम टैक्स पे जो है ना इसको लेकर आएंगे, स्पेशल इकनॉमिक जो है ना जोन इसको बनाएंगे और इसको SED में लेकिन हुआ नहीं। अब हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएं। देखिए, एक आदमी जो पेशावर, लाहौर या दुनिया किसी हिस्से में रहता है वो वहाँ रहेगा, वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है तो आप सिर्फ चाइनीज़ के लिए जो है रिबेट दे रहे हैं, आप पाकिस्तानियों को रिबेट नहीं दे रहे। जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनको रिबेट नहीं दे रहे। आप उनको भी कुछ नहीं है, टैक्स के अंदर रिफॉर्म करें ना।
अगर उनको आप रिबेट देंगे तो आबादी वहाँ होगी। सिर्फ टैक्स के अंदर, आप टैक्स कोई के- इंसेंटिव या कोई नहीं, सब्सिडी हम की कुछ बात नहीं, नहीं हम कर सिर्फ रहे ये कह रहे हैं, हमारा ये सब कहना है हुकूमत पाकिस्तान से कि चाइनीज़ को अगर आप टैक्स रिबेट दे रहे हैं तो आप हमें भी पाकिस्तानीज को भी दीजिए। दी जाए। पाकिस्तानीज़ को भी दीजिए। मैं हादी से पूछना चाहूंगी कि हादी भी एक किस्म की इंसेंटिव की ही बात कर रहे थे। हादी, इंसेंटिव्स क्यों मांगते हैं? हम IMF प्रोग्राम में होते हैं, इतने मुश्किलात हो जाती हैं जब हम किसी भी प्रोग्राम में होते हैं, बोलते हैं टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, सब्सिडीज़ नहीं होनी चाहिए। अब लोगों को ज़रा होना चाहिए अपना जो इदारे हैं वो खुद मुख्तार हों, ना कि वो टैक्स या इंसेंटिव्स या इस टाइप की सब्सिडीज़ की सूरत में कुछ ना कुछ मांगते रहें। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हर किस्म के फैक्टर को हमें देखना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, अगर क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया आखिरी 1-2 साल में, तो ऑब्वियसली जो हम जब टैरिफ्स की बात करते हैं, टैरिफ इज़ अ प्रोटेक्शन मेजर, वो आपकी इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है। तो वो टैरिफ्स बहुत ज़रूरी है कि हम टैरिफ्स को एक लेवल पे रखें जहां हमारे कॉस्ट ऑफ, जैसे हम पाकिस्तान अभी भी वर्ल्ड कंपेटिटिव इंडेक्स में बहुत पीछे है, हम आई थिंक 110 है बाकी सारे। तो जब हमारी कंपेटिटिवनेस नहीं है तो हम वी हैव टू कीप आवर टैरिफ्स हाई, ताकि हम इंडस्ट्रीज़ को थ्राइव करते हुए देखें, उनको हम एक स्टेज पे पहुंचते हुए देखें जहां वो compete कर सके पूरे दुनिया के साथ। ओके, राइट। आप समझते हैं कि हमें अपने रेट्स ऐसे देने, बोलते हैं ना कि आप टेंडर के अंदर कुछ ऐसे रेट कोट करें कि ये बिजनेस आ जाए, तो इस टाइप की आपने बात की है। राइट। अच्छा, हादी, नॉर्मली देखा ये जाता है कि चीज़ें जो हैं जब सही रास्ते पे चल रही होती है, या फिर हम कहेंगे कि सीधे रास्ते पे चल रही होती है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सपोज अगर हम चैलेंजेस की बात करें, एक ब्रेक की जाने चलते हैं, फिर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सब्सिडीज़ के हवाले से, तो मैं हादी से मज़ीद पूछना चाहूँगी कि हादी, सब्सिडीज़ की तो बात हुई, लेकिन ओवरऑल जो कि आपने बात की थी डीवैल्यूएशन के हवाले से, या फिर हम बात कर रहे थे इंपोर्ट बिल्स के हवाले से, आप समझते हैं कि जितना ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, या फिर जितना जो है वो डीवैल्यूएशन डॉलर की वो बढ़ती चली जाती है, तो क्या आप उसे एब्जॉर्ब करते हैं या क्लाइंट को पास ऑन कर देते हैं? और अगर आप क्लाइंट को पास ऑन कर देते हैं, इफ़ यस, तो फिर तो आपको बोलना बनता नहीं है। नहीं, देखिए, हम एक इंडस्ट्री जो है वो दोनों चीज़ें करती है, वो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट अब्जॉर्ब भी कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, आज अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट को देख लें और जो स्टील कंपनीज है स्टॉक मार्केट में उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन को एनालाइज करें, तो दे आर अराउंड 5% एवरेज में। अगर आप देखें तो 5% पे जब एक इंडस्ट्री काम कर रही है और अगर कॉस्ट इंक्रीजेज आती हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल के मद में हो या वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इंक्रीज हो या कुछ भी हो, तो उसको कुछ हद तक तो हमें पास ऑन करना पड़ेगा, वरना पूरी इंडस्ट्री लॉस में आ जाएगी, जो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है, जो मुल्क के लिए भी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जब भी कॉस्ट इंक्रीजेज आते हैं हम उसको कुछ हद तक पास ऑन करते हैं और कुछ अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम सिर्फ पास ऑन ही कर रहे होते तो आज हमारा प्रॉफिट मार्जिन 5% पे नहीं रुका हुआ होता, हम शायद 10% के ऊपर चले गए होते, जो एक बिजनेस को एटलीस्ट 10% मार्जिन तो उनका हर बिजनेस का हक है कि वो बनाए, क्योंकि आज तो जो फिक्स डिपॉजिट का रेट है वो 10% से ऊपर चले गया है। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट में 10% से ऊपर रख सकते हैं तो बिजनेस करने का फिर क्या इंसेंटिव रह गया? राइट, ये फिर एक अलग डिबेट हो जाएगी फिक्स डिपॉजिट के हवाले से या फंड। फिर अगर मार्केट की बात करें तो कहाँ ज़्यादा जो है वो मार्जिन। एक्चुअली आपने जो पास ऑन की बात की ना, पास ऑन और अब्जॉर्ब की, तो ये उससे रिलेटेड ही है, क्योंकि अगर हम हर चीज अगर हम बिल्कुल पास ऑन ना करें तो हमारे मार्जिन श्रिंक होते रहेंगे। तो व्हाट इज द इंसेंटिव टू डू बिजनेस देन? फिर तो बेहतर है कि जो आपने कैपिटल लगाया हुआ है वो आप फिक्स डिपॉजिट में रख दें। तो आप जो हम डी इंडस्ट्रियलाइज होते जा रहे हैं साल बाय साल,
تو وہ ڈی انڈسٹریلائزیشن زیادہ ایکسلریٹ ہو جائے گی. ہمیں اگر اس انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کرنا ہوگا. محمود صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اوور آل جب یہ پیکیجز دیے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا چیزوں کو میجرمنٹ کر لیا جائے ویلیویشن کے حوالے سے, ٹیکسز کے حوالے سے, کیا چیز رکھنی ہے کیا چیز نہیں رکھنی ہے, یہ سب کو میجر کر کے پھر پیکیجز دیے جائیں؟ آپ سمجھتے ہیں جب یہ پیکیج دیا گیا تھا تو تمام بلڈروں کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی جو ہماری تنظیم ہے آباد, انہوں نے ایک میٹنگ کال کی تھی اور ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن جیسے پرائم منسٹر گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی تھی وہ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی وجوہات وہی ہیں کہ انکریز ہو رہا ہے, ویلیو ڈالر آپ کا کہاں سے کہاں چلا رہا ہے, اثر تو پڑ رہا ہے. اور اگر یہ اسی طریقے سے کنٹینیو رہا تو اس سے آپ کے ہاں یہ انڈسٹری جو ہے نا, جس طریقے سے پرائم منسٹر چاہتے ہیں, یہ گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی ہے, جو پیکیج دیا گیا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. یہ بہت ضروری ہے. اچھا, پرائم منسٹر صاحب از ویری کین, وہ تو ہر تھرسڈے کے دن آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگ بھی ہوتی ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں. تو پھر یہ ایشو سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کیے جاتے؟ یہ وہاں پہ ان کو تب ان کے گوش گزار یہ بات کی جاتی ہے, لیکن آگے امپلیمنٹیشن وہ کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں لیکن وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اس وقت گوادر کی بات تھوڑی سی رہ گئی تھی. آپ نے کہا نا کہ سی پیک پہ بہت سارے دیکھیے ایئرپورٹ چائنیز اپنا کام پورا کر کے دے رہے ہیں ہمیں, جو ہمیں ایٹ اے گلانس نظر آ رہا ہے. چائنیز نے ایئرپورٹ بنا دیا 2023 کے اندر, جون کے اندر یا دسمبر میں وہ آپ کو ہینڈ اوور کر دیں گے. ٹھیک ہے, تقریباً 4,500 ایکڑ کے اوپر ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنا کے دے رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس ایئرپورٹ کے بعد سے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹری ہوگی تو لوگ وہاں رہیں گے. اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اسپیشل اکنامک ڈویژن اس کو بنائیں. اگر وہ نہیں بنے گا تو صرف ایئرپورٹ سے ہم کیا کریں گے؟ آج بھی روز فلائٹیں نہیں چلتی ہیں, 3 دن کے بعد فلائٹ چلتی ہے. ہم جو گوادر آتے جاتے ہیں وہ یہ سوچتے رہتے ہیں نا, لیکن اس کو پاکستان گوادر جو ہے نا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے لیے اس کو ہر صورت میں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے, لیکن ہو نہیں رہا نا اس طریقے سے. یہ تو نیکسٹ ہب بن سکتا ہے کراچی کی طرح. میں اس آپ کے پروگرام کی توجہ سے حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسپیشل اکنامک جو آپ نے ڈویژن کا اس کو ڈکلیئر کریں, اس کی امپلیمنٹیشن کرائیں. ابھی تک وہ اسمبلی سے بھی پاس نہیں ہو سکے, جبکہ 3 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے ہم سے کہہ دیا گیا اور ہم اس میں بڑے خوش تھے کہ بھئی اب تو یہ ہو جائے گا. جب اتنی زبردست اپرچونٹیز موجود ہیں تو اس کو اویل کیا جائے, نہ کہ ڈیلے کیا جائے. آپ ہمارے مقابلے میں آپ دیکھیے ایران کا مال جو ہے وہ زیادہ سستا ہے. ٹھیک ہے, آخر کیوں؟ کوئی تو وجوہات ہے نا اس کی. اور اس سی پیک کوئی کامیابی بے انتہا ضروری ہے. اگر پاکستان کو ایک اچھا یعنی کوئی اچھی چیز جب دینی ہے نا تو اس سی پیک کی کامیابی ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی بہت ساری چیزوں کو. تو ہم تو بار تمام بلڈرز, خاص طور پہ پاکستان کے بلڈرز اور گوادر کے بلڈرز خاص طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسپیشل اکنامک ڈویژن بنائیے, آپ انسینٹیو دیجئے تاکہ وہاں انڈسٹری لگے. انڈسٹری کب لگے گی؟ جب ہی لگے گی نا جب کوئی انسینٹیو ہوگا. لیکن وہ انسینٹیو صرف چائنیز کو نہ دیں, ہمیں بھی دیں. اور اس پہ اب سنیں سر, یہ تو آپ نے پہلے بھی ابھی کہا تھا, تو پہلے بھی میں نے اسی لیے بار پروگرام میں بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. لیکن آپ اگر انسینٹیو نہیں دیں گے تو وہ سب چیزیں رک جائیں گی. آپ چائنیز کو سب کچھ دے رہے ہیں, وہ اپنا سب کچھ بنا رہے ہیں. پاکستانیز کے لیے بھی بزنس بڑھانا ہے, اکانومک نمبرز کو بڑھانے ہیں, تو ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہوگا. جی ہادی بھی ہادی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اسپیشلی سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے اس پہ جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ بزنسز چائنا سے یہاں آئیں اور انویسٹ کریں ہمارے اکانومی کے اندر. وہ ایک فوکس کیا گیا ہے. بٹ اس کے لیے اسپیشل اکنامک زون جیسے انہوں نے کہا وہ بہت ضروری ہے. اور انسینٹیو تو چلے اپنی جگہ صحیح ہے, بٹ انسینٹیو سے پہلے جو بجلی پانی گیس کے بغیر انڈسٹری نہیں چل سکتی. جو بیسک انفراسٹرکچر ہے, روڈز ہیں, یوٹیلیٹیز ہیں, تو جب تک بہت سارے ہمارے پاس اسپیشل اکنامک زونز ڈکلیئر کیے گئے ہیں, بنائے گئے ہیں, مگر جب بیسک یوٹیلیٹیز وہاں تک نہیں آتی تو انڈسٹری کہاں سے انویسٹ کرے گی, انڈسٹری شروع کہاں سے ہوگی. انسینٹیو تو از این ایڈڈ تھنگ. رائٹ. محمود صاحب, بیسک یہ نیسیسٹیز کی بات کر رہے ہیں, وہ یوٹیلیٹیز جو کہ ایک بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ گوادر کے اندر اس چیز کی کمی ہے, یا پھر آپ نے اوور آل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اپرچونیٹیز ایسی دی نہیں جا رہی؟ قطع کلامی, گوادر میں لائٹ جو ہے نا 6 مہینے 6 گھنٹے 8 گھنٹے گوادر میں لائٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پانی کے مسائل اب جا کے طے ہوئے. اگر یہ پانی ابھی تک وہاں کے لوگ جو ہے نا پانی کہاں سے پرچیز کرتے ہیں؟ باہر سے پرچیز کرتے ہیں. یہ ابھی پرائم منسٹر صاحب وہاں آئے, تشریف لائے تھے, اور انہوں نے بھی آ کے یہی بات کی کہ پہلے سب سے پہلے جو ہے نا اس کو جو ہے نا ہر صورت میں پانی اور لائٹ کا یہاں انتظام کیا جائے.
पानी और लाइट का यहाँ इंतज़ाम किया जाए। लेकिन वो 3 महीने पहले वो तशरीफ़ लाए थे, अपनी कैबिनेट के साथ आए थे, लेकिन इम्प्लीमेंट, मैंने वही कहा ना कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। सी पैक के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं असद उमर साहब से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से, इस्लामाबाद गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएं अगर आप चाहते हैं कि सी पैक कामयाब हो जाए। और हमें जिस वक्त ये मंसूर साहब को लगाया गया था तो उस वक्त बहुत उम्मीद थी, और अब भी शायद कुछ मजबूरियाँ होंगी, लेकिन इसमें तेज़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं ना वहाँ। सर मैं ओनली सिर्फ गवादर को नहीं बल्कि हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। गवादर की अहमियत पूरे पाकिस्तान से अलग है। क्यों? वहाँ सी पैक का पैसा लग रहा है, इकोनॉमी, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा ना। अभी आप ये क्या बताया जाए कि वहाँ धरना रहा 132 दिन तक, वहाँ 40 दिन तक धरना रहा। हाँ, उसके बाद धरना ख़त्म किया। क्या इम्पैक्ट गया पूरी दुनिया के अंदर? हमारा इम्पैक्ट क्या गया पूरी दुनिया में गवादर के? हमारी, आप बिल्डर से पूछे, हमें फोकस करना होगा, हमें इसके फोकस ऊपर। करना अच्छा होगा। सर, पैकेज की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पैकेज की, जो एक हम कहेंगे ना इम्प्लीमेंटेशन या तेजी के साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो पंजाब में और दूसरे सूबों में ज़्यादा हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू सिंध, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिंध में जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो जाते हैं। आपने बात की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की सिंस स्टार्टिंग, तो आपने ये बोला कि भाई हम डिलीवर करने के टाइम पे जो है वो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सर ये भी तो देखें कि एक सोसाइटी जब बनती है तो वो अलॉटली सफ़र करता रहता है और फिर उसको सालों के बाद उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, वो डेट्स जो है वो काफ़ी हद तक डिले हो जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न 2 साल की बात हो रही है और वो 5 साल में मिलेगा, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है वो कॉस्ट जो है डिफरेंट हो जाएगी। मैं हुकूमत पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट से ये बात अगर रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग एक पेज पे आ जाएं। इसमें बदनसीबी है कि हमारी दोनों सिंध गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है। अगर ये एक पेज पे आ जाएं तो शायद सिंध के हालात पंजाब से की तरह हो जाए। पंजाब में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, नो डाउट, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लीगलाइज भी कर ली अपनी। हाँ, हमारे यहाँ वो नहीं हो सकी ना, सिंध के अंदर ख़ास तौर पे नहीं हो सकी। अब उसकी वजूहात क्या हैं, और बहुत सारे मसाइल अभी पिछले 4-6 महीने से आए यहाँ पे। चीफ जस्टिस साहब ने कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत सारा वो जो है ना अहकामात सादिर किए, वो लीगल चीज़ें हैं, मैं उस पर कमेंट्स नहीं कर सकता। लेकिन सर लेकिन उस पर तो कर सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश हुई है अभी थोड़े दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, और अभी तक जो रोड्स की हालत है या पानी जो है वो अभी तक हमें दिखाई दे रहा है। आप सिंध की बात कर रही हैं, मैं सिंध की बात कर रही हूँ, मैं कराची की बात कर रही हूँ। मैं कराची की बात करता हूँ ना। कराची पे फिर वही बात है कि दोनों सिंध गवर्नमेंट और वफाक एक पेज पे आ जाएं, सारे मसाइल हो जाएंगे। आप उन लोगों से तो पूछें कि इस वक्त बलूचिस्तान का क्या असर है। आप देखें इस वक्त पिछले 4 दिन से बलूचिस्तान का क्या असर है। हम मरी के हालात के तो रो रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के असर की तरफ देखें कि वहाँ पे सीइंग इज बिलीविंग, लोग देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं ना जो है जो खबरें आ रही है ना। अब तो सोशल मीडिया आ गया ना, सोशल मीडिया की वजह से हर चीज़ फ़ौरन आ जाती है। जो कुछ होता है वहाँ फ़ौरन नज़र आ जाता है। तुरबत में, गवादर में और उस अजला में क्या हो रहा है। बिल्कुल, हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा ना वहाँ। कोई वहाँ सामान नहीं पहुँच रहा, कुछ नहीं हो रहा। कोई गवर्नमेंट की एजेंसीज वहाँ कोई इतना काम नहीं कर रही है जो करना चाहिए। राइट। मैं हादी से पूछना चाहूँगी, हादी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के गैप को कम करने की हमेशा बात की जाती है। इंपोर्ट बहुत ज़्यादा, इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करें तो जितना पोटेंशियल है वो हमने एनर्जी लगा दी है। फिर अगर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी नीड दिखती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। फिर क्यों इतनी हम देरी बरत रहे हैं? देखिए, आई थिंक हम इंपोर्ट बिल यस हमारा हाई है, मगर हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करते। अगर आप दूसरे कंट्री से कंपेयर करें, हमारा इंपोर्ट का इशू नहीं है, हमारा है कि हम एक्सपोर्ट इतना नहीं करते। तो और ये एक बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि IMF भी एक साइड पे बैठा हुआ है, जो काफी सारी चीजें डिक्टेट कर रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जांपल, डिक्टेट तो नहीं कर रहा, नेगोशिएट कर रहे हैं, जब भी तो डिले हो रहा है प्रोग्राम के अंदर। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,26,100 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,08,110 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,799.81, ऑयल WTI पर बैरल $78.78, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $81.62। करेंसी का सबसे बड़ा यूरो बाइंग रही 199.50, सेलिंग वाज 201.50। यूके पाउंड बाइंग रही 239.50, सेलिंग वाज 241.30। नेक्स्टली US डॉलर बाइंग रही 178.20, selling was 179.30, and lastly Chinese yuan buying the 23.50, selling was 23.90.
Saudi Riyal buying rahi 46.80, selling was 47.30. UAE Dirham buying at 49.60, selling was 50.1. Kuwaiti Dinar buying rahi 481.85 and selling was 484.35. Lastly, Omani Riyal buying rahi 392.75, selling was 394.78. काफ़ी अर्से बाद हम कह सकते हैं कि डॉलर के अंदर थोड़ी सी जो है वो एप्रिसिएशन देखी जा रही है, यानी कि 179 रुपी के अंदर देखी जा रही है 179 के अराउंड. इट मीन्स कि 180 से 179 पे आ रहा है. आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली अगर पीछे आ जाता है यानी कि बैकफुट हो जाता है तो चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकती हैं. महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हादी भी हमारे साथ मौजूद हैं. महमूद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज़ डॉलर पर कमेंट करना चाह रहे हैं आप. मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सलाम करता हूँ. आपके तवज्जुह से, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उन्होंने हमारी मईशत को कुछ सहारा दे दिया, वरना तो हमारा डॉलर कहाँ से कहाँ जाता. रेमिटेंसेस की सूरत जी, रेमिटेंसेस की सूरत में अगर वो सब हमारे पास नहीं होता तो हम कहाँ जाते. ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस पिछले 2-3 साल से हमारे इकनॉमी को सहारा दिया है और ये बहुत ज़रूरी था. अगर इस वक्त भी वो सहारा ना देते तो हमारी इकनॉमी कहाँ होती है, डॉलर कहाँ होता. कभी हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए को हम क्या रिबेट देते हैं, क्या इंसेंटिव दे रहे हैं. कोई तो रिबेट दीजिए, कोई इंसेंटिव तो दीजिए. वो भी हम कुछ नहीं दे रहे. अब इकनॉमी की हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें हर सूरत के अंदर हमें कोई ना कोई इंसेंटिव उस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी देना चाहिए कि अगर वो यहाँ बिल्कुल सर, यही थ्रू प्रॉपर चैनल वो पैसे भेजते हैं. रोशन डिजिटल अकाउंट, अब रोशन डिजिटल अकाउंट को हमने 48 आवर्स में ओपन करने की फैसिलिटी दे दी है. आप उससे कार भी खरीद सकते हैं, घर भी खरीद सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट और ख़ासकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं. तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ओवरऑल एक बहुत गुड न्यूज़ कह सकते हैं, या इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो आज से पहले नहीं लिया गया था. हादी से पूछते हैं, हादी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप की बात की जा रही थी और इस गैप को कम करना इतना ही ज़रूरी है जितना इन्फ्लेशन को कम करना ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. मेरे आई थिंक कि ये जो गैप है ये सबसे अहम वजह है कि हम जो रुपी डिप्रिशिएट करता जा रहा है उसकी वजह से इन्फ्लेशन होते जाती है और फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की बात हो जाती है. तो आई थिंक कि और ये करने में हमें जो है कुछ मेजर्स देने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट भी सोच रही है. फॉर एग्जांपल सर्विसेज को बनाना, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसकी तरफ नहीं देखना, कुछ आईटी की तरफ देखना कि जी हम आईटी सर्विसेज कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं. और जो इंडस्ट्री है वो तो खैर आपका बेस है, हमें जो 4-5 सेक्टर्स जो ट्रेडिशनल आपके उनसे बाहर हट के देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अगर आप देखें तो सब्सिडी पे ही चल रहे हैं. उनका इलेक्ट्रिसिटी का रेट अलग है, उनकी फाइनेंसिंग के रेट्स अलग है. तो हमें दूसरे इंडस्ट्रीज को भी कंपेटिटिवनेस की तरफ ले जाना पड़ेगा. और उनमें जो 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं, फाइनेंसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, यूटिलिटीज़ के रेट हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्री ज़्यादा कंपेटिटिव हो और एक्सपोर्ट करने की तरफ आ जाए. कंपेटिटिवनेस को बढ़ाना होगा, जितना कंपटीशन होगा उतनी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ सकती हैं. व्हाट अबाउट ग्लोबल इन्फ्लेशन, वो कब तक कम होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आएगा. देखिए जो कमोडिटी का तो अभी सुपर साइकिल चल रहा है, जिसमें जो सबको पता है, तो वो अब जैसे ये सुपर साइकिल थोड़ा सा सबसाइड होता है, अब जब तक ये कोविड की वेव्स चलते रहेंगे तो ये सुपर साइकिल इतनी जल्दी से नहीं सबसाइड करेगा, क्योंकि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स रहेंगे पोर्ट्स के ऊपर, दूसरे कंट्रीज के ऊपर. तो ये देखने की बात है. बट यूजुअली जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन दिस ईयर 2022 में लेटर हाफ द ईयर में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारी जो कमोडिटीज़ हैं वो थोड़े से नॉर्मल वैल्यू की तरफ मूव करेंगे. राइट, चलें जी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं. स्टे ट्यून्ड. पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर. अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें. अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें. K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई.
बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले जो है वो बात की जा रही थी डॉलर और कमोडिटीज़ के हवाले से। महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हादी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स है तो मैं चाहती हूँ थोड़े से जल्दी से आंसर्स दे दीजिए। महमूद साहब, कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से जो अभी हमने पूरे प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन की है, आप क्या समझते हैं कि इसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इसको एक्सटेंड करना चाहिए। पाकिस्तान के हालात इस तरफ जा रहे हैं, ख़ास तौर पे कोविड की वजह से इसको प्राइम मिनिस्टर को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको एक्सटेंड करना चाहिए ताकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कुछ अप हो सके। इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर गुमोगो की सूरत हाल है। लोग बैठे सोच रहे हैं कि आने वाले कल में क्या होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको एक्सटेंड भी करें और कुछ मराहत भी दें। स्टेट बैंक, इसमें कोई शक नहीं है कि IMF की सूरत हाल है अपनी जगह, लेकिन स्टेट बैंक को स्पेशल कुछ पीरियड के लिए कुछ ना कुछ रिबेट दे, बिल्डर्स को भी मज़ीद रिबेट देगा। अगर बिल्डर्स को रिबेट मिलेगा तो कुछ होगा ना। अगर कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी वही है, बिल्डर तो कहाँ से जाएगा? बिल्डर तो इंडस्ट्री में कोई पिछले ख़ास तौर पे 6 महीने से जो हालात हैं वो ख़राब हो गए। चलिए, और इस पर मैं कंट्रोल करना बिल्कुल चाहिए। सर लास्ट मोमेंट है, पॉइंट टेकन। मैं हादी से भी पूछना चाहूँगी। हादी, स्टील सेक्टर के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या जो है वो चीज़ें हो जानी चाहिए? मैं तो आई थिंक जनरल इंडस्ट्री के ऊपर बात करूंगा कि जनरल इंडस्ट्री के ऊपर कंपेटिटिवनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें जो मेन फैक्टर्स है कि जो एनर्जी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स हैं वो जल्द से जल्द हो जाए। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमने पहले बात की थी, स्पेसिफिक फाइनेंसिंग की ज़रूरत है गवर्नमेंट के पास, और वो आउटसोर्स करें। अगर बिजली की लाइन एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए लाना है या कोई पानी लाना है तो वो स्पेसिफिक फाइनेंसिंग लेके उसके अगेंस्ट वो चीज़ आउटसोर्स करके वहाँ तक पहुँचाए ताकि इंडस्ट्री एक्सपैंड कर पाए, स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड कर सकें। राइट, थैंक यू सो मच। महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ासकर हादी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल दिखाई ये देता है कि इश्यूज़ जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं और अगर उन्हें टाइमली हाईलाइट करके टाइमली टैकल कर लिया जाए तो नताइज बेहतर हो सकते हैं। यही वजह है कि अगर उन जो इश्यूज़ को अगर टैकल नहीं किया जाता वो बाद में इतने बड़े होकर डिज़ास्टर्स कंडीशन पैदा कर लेते हैं जिसका इम्पैक्ट फिर इकॉनमी पे आता है। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।